Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 13 है इंटरनेशनल लॉ का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो है प्रत्यार्पण। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन जिसको कहते हैं, और समझेंगे कि प्रत्यार्पण क्या है, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, इसके विकास को देखेंगे और इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग आज की क्लास में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि प्रत्यार्पण क्या है। तो प्रत्यार्पण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो मतलब होता है कि वापस करना। ये जो है प्रत्यार्पण शब्द एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है, और इसमें जो है एक देश जो है दूसरे देश के साथ प्रत्यार्पण संधि करता है और उसके आधार पे जब कोई व्यक्ति उस देश में, मान लीजिए कि दो देश है और एक देश में व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ से कुछ भी अपराध करके जब वह किसी बी नामक देश में चला जाता है, रहता छुपने के लिए, बचने के लिए अपराध करके, तो अगर उस ए जहाँ पे वो जहाँ का वो निवासी है वहाँ और बी, ए और बी के में अगर कोई भी समझौता अगर इस तरह का प्रत्यार्पण का हुआ है तो उसके तहत उस बी राष्ट्र को जो है जहाँ वह छुपा हुआ है उसको जो वापस करना होता है। और अभी हाल ही में आपने देखा था नीरज मोदी का जो मामला था, जो भागकर ब्रिटेन में छुपे हुए थे और वहाँ के प्रत्यर्पण का मामला था, स्टेटमेंट भी आया था। तो यह एक कानूनी मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है, और दो देश के बीच जो प्रत्यार्पण की संधि जो होती है, जिन शर्तों पर होती है, उसके आधार पर वह उसको जांच पड़ताल करता है और फिर जो है उस देश को वो वापस करता है। तो सिंपल भाषा में जो हम समझना चाहें तो प्रत्यार्पण यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि हर देश का क्या होता है, हर देश का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है और उस अधिकार क्षेत्र में ही उस देश के कानून लागू होते हैं, है ना। हर देश का अपना अपना कानून है और उसके कानून सिर्फ उसी देश में लागू होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे कुछ ऐसे कानून की आवश्यकता होती है, तो उसी में एक कानून बनाया गया है जिसको हम लोग प्रत्यार्पण बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत। और इसमें दो राष्ट्र जो है आपस में मिलकर प्रत्यार्पण संधि करते हैं और उन संधि के रूल रेगुलेशंस फिक्स करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर जो व्यक्ति ए और बी में समझौता हुआ है और एक में कोई रहने वाला व्यक्ति अपराध करके बी में जाके शरण ले लेता है, छुप जाता है, तो ऐसे संधि अगर हुए हैं उन दोनों के बीच तो उससे वो उनको वापस करना होता है। और वापस करने से पहले वो सारी चीज़ों की जांच भी कर सकता है कि क्या ये सही में अपराधी है इसको सौंपने से पहले, या क्या वो कानून हमारे देश में भी लागू है, उसके लिए यहाँ क्या सज़ा है। बहुत सारी जांच पड़ताल होती है और फिर जो है उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको संबंधित देश को वापस करना ही प्रत्यार्पण है, सिंपली भाषा में। अब इसी चीज़ को हम लोग कानून की भाषा में समझेंगे, चूँकि हमें यूजी और पीजी, यूजी स्पेशली पीजी के बच्चों के लिए है, तो उनको अपने सीबीसीएस के तहत जो है अपनी आंसर्स लिखने हैं, पढ़ना है, समझना है। तो इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले जो है कुछ डिफिनीशंस को देखेंगे। सबसे पहले तो प्रत्यार्पण है क्या, तो जैसा कि मैंने कहा कि वापस करना, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है और राज्य के बनाए गए जितने भी सभी कानून का पालन करना उसके लिए अनिवार्य होता है। और यदि कोई व्यक्ति राज्य के कानून का उल्लंघन करता है या अपराध करता है तो उसे जो है दंडित करने के लिए, या उल्लंघन करता है, अपराध करता है, तो उसको दंडित करने का वह राष्ट्र जो होता है अधिकारी होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपराध करके दंड से बचने के लिए किसी दूसरे देश के क्षेत्राधिकार में चला जाता है तो उस राज्य द्वारा ऐसे भागे हुए व्यक्ति को उस राज्य को वापस करना होता है जहाँ से वह भाग कर आया है।
और यही प्रत्यार्पण कहलाता है। इसकी जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है इसको, जैसे कि प्रोफेसर लॉरेंस कहते हैं कि प्रत्यार्पण एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के लिए ऐसे व्यक्ति को अर्पित करना है जो प्रथम प्रदेश में विद्यमान है, प्रथम राज्य के प्रदेश में विद्यमान है, और उस पर यह आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के प्रदेश में अपराध किया है, अथवा दूसरे राज्य के प्रदेश से बाहर अपराध करने पर वह भी इसका प्रजनन होने के नाते इस राज्य के कानून के अनुसार उसके क्षेत्राधिकार में आता है। ये लॉरेंस ने कहा है। उसके बाद आते हैं स्टार्क। तो स्टार्क ने कहा है कि जिस राज्य में अभियुक्त शरण लेता है, उस राज्य द्वारा जिस राज्य में उसने अपराध किया है उसकी प्रार्थना पर उसे सौंप देना ही प्रत्यार्पण कहलाता है। इसके बाद ओपेनहीम है। इन्होंने कहा है कि प्रत्यार्पण ऐसे अभियुक्त अथवा दंडित व्यक्ति को ऐसे राज्य को सौंपना है जिसके प्रदेश में उस पर अपराध करने के आरोप हैं, अथवा जहां से दंडित किया गया है वो व्यक्ति। और जब प्रार्थना ऐसे राज्य से की जाती है जहां अपराधी इस समय विद्यमान है, तो ऐसे राज्य से प्रार्थना करके उसे वापस अपने राज्य में मांगा जाता है। ग्रीन ने कहा है कि प्रत्यार्पण एक व्यक्ति को दूसरे राज्य द्वारा दूसरे राज्य को औपचारिक रूप से सौंपे जाने की प्रक्रिया होती है। औपचारिक रूप से सौंपे जाने की प्रक्रिया होती है क्योंकि दूसरे राज्य के द्वारा उसे दंड देना होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यार्पण कहलाता है ग्रीन के अनुसार। नेक्स्ट जो है हमारे विचारक आते हैं वो हैं फेनविक। तो फेनविक ने क्या कहा है? फेनविक ने कहा है कि समर्पण जो होता है प्रत्यार्पण का, समर्पण से पहले राज्य की प्रार्थना पर उन परिस्थितियों या दशाओं के होता है जो सामान्य स्वीकृतियों से एक समझौते, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दो देशों के बीच एक संधि होती है, उसी पर आधारित होता है। और इन सभी परिभाषाओं को देखने, समझने, पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, या इस आधार पे हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि प्रत्यार्पण क्या है। तो प्रत्यार्पण एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा एक भगोड़े दोषी को या अपराधी को उस राज्य में वापस लिया जाता है, और जहाँ की उसने शरण ली होती है, या फिर प्रत्यार्पण वह प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति को उस राज्य को सौंपता है जिसके भूक्षेत्र में उस व्यक्ति ने अपराध किया है या किया हो, ऐसे दोष जो है उस पर ऐसे दोष लगाए गए हों। तो ये आपका प्रत्यार्पण की परिभाषाएं थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रत्यार्पण का विकास अंतर्राष्ट्रीय विधि में कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो प्रत्यार्पण का इतिहास जो है 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, और प्रत्यार्पण के उदाहरण अपवाद स्वरूप देखने को मिलते हैं। और 1625 में ग्रोशियन ने कहा था कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विदेश में अपराध करने के बाद उसकी सीमा में आने वाले व्यक्ति को या तो दंडित करे, अथवा जिसमें उसने अपराध किया है, जिस क्षेत्र में उसने अपराध किया है, उसे वापस उसे सौंप दे। और बैटल एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि उनका यह विचार है कि 1758 में हत्यारों और चोरों का समर्पण किया जाता था, किंतु उस समय तक विश्व के राष्ट्रों में इसके लिए संधियां जो है वो नहीं हो सकती थी, ये उन्होंने कहा है। और सर्वप्रथम 1833 में बेल्जियम ने प्रत्यार्पण संबंधी जो है कानून बनाए, और उसके बाद फिर 1879 में ब्रिटेन में प्रत्यार्पण संबंधी कानून बना। भारत में भी 1870, 1881 और 1903 में प्रत्यार्पण के कानून बनाए गए। प्रोफेसर डिकिंसन जो है ने कहा है कि जब आधुनिक राज्य पद्धति का विकास हुआ और यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, तो अपराधियों को रोकने के लिए सभी राज्यों के सहयोग अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक विषय बना, और इसके लिए भगोड़े अपराधियों के समर्पण की व्यवस्था विभिन्न राज्यों की द्विपक्षीय संधियों द्वारा की गई।
और प्रत्यार्पण का आधार कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य और पारस्परिक संधियां ही इसके मुख्य आधार रहे हैं। और हिम ने कहा है कि बदलती हुई परिस्थितियों में प्रत्यार्पण से संबंधित विशेष संधियां आवश्यक बन गई हैं और सामान्यतः प्रत्यार्पण संधियां करने की दिशा में भी एक व्यापक प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो ये इसके विकास का इतिहास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रत्यार्पण की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हमने अभी डिफिनीशंस देखा, मीनिंग को समझा, तो आप इसको आपने समझा होगा कि क्यों आवश्यक है। तो इसकी आवश्यकता कुछ कारणों से होती है, जैसे कि आतंकवादियों को दंडित देने के लिए, साक्ष्यों को सुविधा से उपलब्ध होना और अपराधों की रोकथाम करना। ये तीन मुख्य जो है इसकी आवश्यकता होती है प्रत्यार्पण की। आतंकवादियों को पहला है जो है वो आतंकवादियों को दंड देने के लिए। तो अपराध वृत्ति रखने वाले अपराधियों तथा आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादियों को उनके कार्यों के लिए उपयुक्त दंड देने की दृष्टि से प्रत्यार्पण जो है आवश्यक है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करेगा, दूसरे देश में जाके रहने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ रहेगा तो उसे सजा मिलेगी, दूसरी जगह जाएंगे तो सजा नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसको रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। दूसरा है कि साक्ष्यों का सुविधा से उपलब्ध होना। जो भी साक्ष्य हैं उनका सुविधा से उपलब्ध होना। तो किसी भी राज्य में अपराध करके या उसके कानून का उल्लंघन करके अपराधी दूसरे राज्य में क्या होता है, भाग जाता है। और जब जहाँ उसने अपराध किया है वहाँ से भाग जाता है और जहाँ के कानून का उसने उल्लंघन किया है वहाँ पर उसके आपराधिक कार्य संबंधी साक्ष्य सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। उसके आधार पर उसे उस राज्य के कानून के अनुसार दंड जो है वो दिया जा सकता है, इसलिए वह भाग जाता है। तो साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए भी यह बहुत आवश्यक होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है प्रत्यार्पण की आवश्यकता का, तो वो है अपराधों की रोकथाम के लिए। अपराधी अपराध करके दूसरे राज्य में भागकर कानून से बच जाएंगे और उनकी अपराध वृत्ति जो है और बढ़ती जाएगी। परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरे देशों में भागने पर भी वह प्रत्यार्पण के द्वारा वापस बुलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। तो इसकी अपराध वृत्ति पर एक तरह से आप देखें तो रोक लग सकती है। ठीक है, तो ये आवश्यकता थी प्रत्यार्पण की। तो हमने आज के क्लास में देखा कि प्रत्यार्पण का अर्थ क्या है। उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया, विभिन्न विद्वानों के जो विचार थे प्रत्यार्पण को परिभाषित किया है उन्होंने वो। उसके बाद हमने इसके विकास को देखा और प्रत्यार्पण की जो आवश्यकता है उस पर हमने प्रकाश डाला। आई होप आपको समझ में आया हो। और कहीं भी कोई भी चीज़ जो आप नहीं समझे हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपने प्रश्न ज़रूर लिखें। और जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।